The ones who are doing the class live online, please let me know if I'm audible and visible. The ones who are doing the class live online, please बताइए audibility visibility सही है क्या? It is. एक बार ग्रुप में लिख दीजिए प्लीज़, क्लास स्टार्टेड. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आपको नहीं, उनको विश कर रही थी. Kishan, your surname, where is Kishan? Kishan, your surname is Agarwal. You do the class live online also. वो एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, इसलिए उसको ये सब आदत है. चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. अब बहुत टायर्ड लग रहा है अकाउंट्स की क्लास के बाद. आज कौन सी क्लास है हमारी लॉ की? 7th, 8th, 2nd, 3rd. कौन सी क्लास है? और क्या हमने पिछली क्लास में कोई एक्ट स्टार्ट किया था? क्या था एक्ट का नाम? इंडियन. आगे का ईयर मैं बोलूंगी. कौन सा ईयर है? क्या पिछले दिन हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था इस एक्ट का? आज हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे. एंड आई एम प्रिटी श्योर आप रिवीजन ऑडियो नहीं सुन के आए होंगे, इसीलिए पहले रिवाइज करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे. ओ, आप बाकी टाइम बहुत बिजी रहते लग रहा है. पूरा टाइम आप सोते रहते हैं. मतलब मैं तो मैक्सिमम रात को 9 बजे तक कर देती हूँ. हाँ, 9 बजे तक कर देती हूँ मैं. 8:30 बजे आप सो जाते हैं और फिर आप नेक्स्ट डे सीधा 8:30 ही उठते हैं क्या? 2 बजे भी उठ के कर सकते हैं, तब तक ऑडियो अपलोडेड होता है. चलिए, सबसे पहले क्या हमने एक्ट में 3 क्वेश्चंस का आंसर किया था. एक्ट क्यों बनाया गया, एक्ट कब बनाया गया एंड एक्ट कहाँ पे अप्लाई करता है. एक्ट क्यों बनाया गया में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और इस एग्जाम्पल से हमें लगा था कि लॉ की रिक्वायरमेंट यानी लॉ की नीड है. एंड 1872 में भी एग्जैक्टली वही सिनारियो था जिसकी वजह से द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट कब लाया गया. अब एक्ट कब लाया गया में मैंने आपको 2 डेट्स के बारे में समझाया था. कौन कौन से डेट्स? एनैक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट. एनैक्टमेंट डेट क्या होता है? जब बिल को प्रेसिडेंट असेंट मिलता है, यानी जिस दिन बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है. कमेंसमेंट डेट क्या होता है? जिस दिन से वो एक्ट अप्लाई होना स्टार्ट होता है. एक्ट के बगल में जो ईयर होता है वो एनैक्टमेंट का ईयर होता है या कमेंसमेंट का? कितने लोग बोल रहे कमेंसमेंट का ईयर होता है? कितने लोग बोल रहे एनैक्टमेंट का ईयर होता है? आप लॉ की क्लास में मेजॉरिटी विंस. मैंने आपको बताया था एक्ट के बगल में कौन सा ईयर होता है? एनैक्टमेंट का ईयर होता है. और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट का देके बताया था. इनकम टैक्स एक्ट के बाजू में क्या लिखा है? 2025. पर क्या आज हम उस एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं? हम उस एक्ट को कब से अप्लाई करेंगे? 2026 से. तो एक्ट के बाजू में कौन सा ईयर होता है? एनैक्टमेंट का ईयर होता है. पर क्या ये कंफ्यूजन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगा? क्यों? एनैक्टमेंट ईयर, कमेंसमेंट ईयर दोनों सेम है. एनैक्टमेंट डेट क्या है? 25 अप्रैल 1872. कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872. ये एक्ट कहाँ अप्लाई करता है? होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370. क्लियर है ये बात? उसके बाद क्या हमने यूनिट 1 के साथ शुरुआत की थी.
अभी यूनिट 1 पे हम जाएंगे, बट उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ लास्ट क्लास में रह गई थी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली बना था ना, उसमें 266 सेक्शंस थे। कितने? आर दे अ लॉट? बहुत ज़्यादा सेक्शंस हो गए। तो ऐसा देखा गया कि देयर वर सर्टेन सेक्शंस व्हेन ग्रुप टुगेदर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड बिकॉज दे वर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, उनको क्या किया, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के उनके लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। तो सेक्शन 1 to 75 किस में रह गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रह गया। सेक्शन 76 to 123 देखिए क्या बना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या ये हमारे सिलेबस में है? तो ये एक्ट ओरिजिनली पहले कहाँ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसके बाद इसको निकाल के क्या कर दिया गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद देखिए 124 to 238, ये किस पे? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है? तो ये भी कहाँ रह जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। साथ साथ मैं बता दूं, दिस इज अ न्यू एडिशन टू योर सिलेबस। पहले सीए फाउंडेशन में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़ाया जाता था, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाया जाता था। बट अब सीए इंटरमीडिएट लेवल में ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटा दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में आ गया है। क्लियर है ये बात? लास्ट देखिए क्या है, सेक्शन 238 टू 266, ये किससे रिलेट करता है? पार्टनरशिप से। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी क्या हमारे सिलेबस में है? तो वो भी ओरिजिनली कहाँ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या ये इस पे कोई भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछेगा? दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको स्ट्रक्चर समझ में आए इसीलिए आपको बताया गया है। क्लियर है ये बात? साथ ही साथ लास्ट डे आपने कुछ भी कॉपी नोट्स नहीं लिखे थे बेसिक्स में, तो मैं आज ये लिख के लाई हूँ। क्लास के एंड में आई विल गिव यू 5 मिनट्स, तब आप ये अपने कॉपी में कॉपी करेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए बुक पे आते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, मतलब व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसके बाद उसकी रेपरकशंस क्या क्या है। अब मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुनने में आसान लगता है, पर क्या बनाना भी इतना आसान है? बहुत सारी सीढ़ियां जो पार करके जानी होंगी, जिसमें हमने सबसे पहली सीढ़ी क्या पढ़ी थी? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट एक होना चाहिए। ऑफर अर, ओ आर, दूसरा ऑफर ई, डबल ई। हमने किसका एग्जाम्पल लिया था इसमें, याद है? कौन से बच्चे का एग्जाम्पल लिया था? रहमाना जाए? अच्छा ठीक है, रहमान और उसकी मम्मी का एग्जाम्पल लिया था। रहमान ऑफरर था या ऑफर ई था? वो मम्मी को ऑफर दे रहा था। क्या वो मम्मी को स्टेटमेंट दे रहा था कि 300 मार्क्स आएगा तो फोन देना पड़ेगा? ये वो मम्मी से पूछ रहा था, क्योंकि उसको मम्मी का क्या चाहिए था? एसेंट, मतलब मम्मी का। जैसे ही मम्मी ने थम्स अप दिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। मतलब जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, क्या बन जाता है? प्लीज चारों लाइन जोर से पढ़िए। When the, किसको प्रपोजल दे रहे हैं हम? ऑफर ई को। किसको दे रहे हैं? नेक्स्ट, असेंट मतलब ही और शी अग्रीज टू दिस। नेक्स्ट, मतलब उसको ये प्रपोजल स्वीकार है, यानी उसके एंड से भी इट्स ओके। एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? क्लियर है ये बात? मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था बबीता जी और जेठालाल का। जब बबीता जी ने रिप्लाई किया था तो उसने क्या किया था? कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया था। तो क्या वो वैलिड था? अगर आप भगवान को ऑफर दे रहे हैं तो क्या वो वैलिड है? नेचुरल पर्सन्स होने चाहिए। अभी जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाए, मतलब हम दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, एक हाथ दे एक हाथ ले, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हैं नवीन क्लासेस का। मतलब हमने आपको एजुकेशन ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, हमें बदले में पैसा मिला, आपको बदले में सर्विसेज मिली। पर क्या हर बार प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है? जब आप किसी को गिफ्ट करते हो या किसी को डोनेशन देते हो तो क्या वो कंसिडरेशन होता है?
क्योंकि उसमें सिर्फ एक साइड को बेनिफिट होता है, दूसरे साइड को नहीं होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? किसी को भी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन? फटाफट एक बार यहाँ तक रीडिंग लगाइए। क्लियर है सबको? अभी सबसे पहला वर्ड जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा था वो क्या था? प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो क्या मैं कह सकती हूँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेस है प्रॉमिस? अगर प्रॉमिस ही नहीं होगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट तक जाने का कोई सवाल ही उठता नहीं है। और प्रॉमिस में ना दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इन दोनों के लिए सेपरेट सेक्शंस बनाता हूँ। आप पहले देख लीजिए, आप ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप एक्चुअली प्रॉमिस मेंटेन कर रहे हैं, तब तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़िए, वरना मत बढ़िए। तो देयर आर सेपरेट सेक्शंस फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफर के बारे में। ऑफर के बारे में क्या क्या बताया गया है, ऑफर का मतलब, टाइप्स ऑफ ऑफर एंड क्या चीजें हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी होंगी टू इंश्योर कि आपका ऑफर वैलिड है। क्लियर है ये बात? मुझे बताओ ऑफर का मतलब क्या सेल वाला ऑफर होता है क्या? 50% ऑफ, 100% ऑफ, 60% ऑफ, यहाँ पे वो वाली ऑफर की बात हो रही है क्या? तो यहाँ पे कौन से ऑफर की बात हो रही है? प्रपोजल वाले ऑफर की बात हो रही है। मतलब मैं ऐसा करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपका असेंट चाहती हूँ। रहमान वाले एग्जाम्पल पे जाइए। क्या हमने बोला था रहमान अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि अगर वो 300 से ऊपर मार्क्स लाए तो क्या उसकी मम्मी उसको आईफोन देगी या नहीं देगी? तो क्या मैं कह सकती हूँ वो मम्मी के सामने एक प्रपोजल डाल रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपका असेंट चाहिए। क्लियर है ये बात? अब उसी एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। रहमान और मम्मी से मैं, सपोज रहमान ऐसा बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी अगर आप इस साल मुझे एक आईफोन दिला दोगी तो मैं लड़कियों के साथ बाहर जाना छोड़ दूंगा। क्या बोला रहमान ने? अगर आप मुझे इस साल आईफोन दिला दोगी तो मैं लड़कियों के साथ बाहर जाना छोड़ दूंगा। तो क्या ये भी एक वैलिड ऑफर है? मुझे सोच के बताइए। सुना आपने क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? अगर आप इस साल मुझे आईफोन दिला दोगी तो मैं लड़कियों के साथ बाहर जाना छोड़ दूंगा। मुझे बताइए ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या गारंटी है वहां पे मम्मी आईफोन दे देगी? तब तो आपने नहीं बोला ये। मुझे बताइए ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? पहले भी वो मम्मी को कुछ नहीं दे रहा था। अग्रीमेंट पे नहीं आया हम किशन अभी तक, मैं ऑफर का बात कर रही हूं। रहमान है, मम्मी है। रहमान मम्मी को एक सिंपल सा ऑफर दे रहा है कि इस साल अगर आप मुझे आईफोन दिलाती हो तो मैं लड़कियों के साथ बाहर जाना छोड़ दूंगा। मुझे बताइए यहाँ पे ऑफरर कौन है? ऑफरी कौन है? क्या वो मम्मी को स्टेटमेंट दे रहा है? मम्मी से पूछ रहा है अगर आप आईफोन दिलाओगी तो मैं बाहर जाना छोड़ दूंगा लड़कियों के साथ। तो वो असेंट भी ऑब्टेन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रही है कि वैलिड ऑफर नहीं है? मम्मी एक्सेप्ट कर ली, मम्मी हद से ज्यादा खुश है इस बात से। देखा नहीं जा रहा है? ओ अच्छा, बोलिए आपको लग रहा है या नहीं है वैलिड ऑफर? क्या दिक्कत क्या लग रही है इस ऑफर में? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें। ऑफरर है, ऑफर ही है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा है, मम्मी का असेंट भी चाहता है। ऑफर में तो हम कंडीशन दे सकते हैं, मम्मी ने कंडीशन थोड़ी दिया है। कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस ऑफर में?
तो तुम्हारे मन से ये बात ही नहीं हो रही, मैं ऐसा कैसे ऑफर दे सकता हूँ मैम, लड़कियों के साथ बाहर जाना छोड़ दूँ। बाद बाकी लॉ के हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है, ऑफर है, ऑफर ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, मम्मी से असेंड भी ले रहे हैं, सब सेटिस्फाइड है, तो क्या ये वैलिड ऑफर है? किसी के भी मन में थोड़ा सा खटका आ रहा है ऐसा नहीं है तो बोल दो। सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, वैलिड ऑफर है। अब ये एग्जाम्पल में मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती थी कि हमेशा ऑफर ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ये करोगी तो मैं ये करूँगा। कई बार ऑफर ये भी होता है कि अगर आप ये करोगी तो मैं ये नहीं करूँगा। समटाइम्स ऑफर इज दैट वे ऑल्सो। हम हमेशा ऑफर से क्या सोचते हैं, हाँ अगर आप ऐसा करोगी तो मैं भी ऐसा करूँगा, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो कि अगर आप ऐसा करोगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब ऑफर कैन बी टू डू समथिंग ऑल्सो एंड नॉट टू डू समथिंग ऑल्सो। क्लियर है ये बात? और ये ऑफर देगा कौन? ऑफरर। कौन देगा? किसको देगा? और हम ऑफरी से क्या चाहते हैं? एसेंट। क्या चाहते हैं? एक बार डेफिनेशन पढ़िए ऑफर का प्लीज। When one person signifies to another his willingness। कौन सिग्निफाई कर रहा है? वाह, 1%। कौन सिग्निफाई कर रहा है? ऑफरर। नेक्स्ट, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मतलब रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम डूइंग, मतलब मैं ये नहीं करूंगा। नेक्स्ट, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर। क्या हम सामने से जवाब चाहते हैं? क्या हम सामने से थम्स अप चाहते हैं? तभी हम पूछ रहे हैं। लास्ट लाइन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और अ ऑफर। क्लियर है ये बात? कितने लोग इन्वॉल्व हुए? कौन कौन? ऑफरर और ऑफरी। ऑफर दिया किसने? किसने? किसको दिया? क्यों दिया? क्योंकि हम उसका एसेंट चाहते। क्या चाहते? क्या जरूरी है हर बार ऑफर टू डू समथिंग ही होगा? कई बार ऑफर नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? प्लीज दोबारा डेफिनेशन रीड करिए, जोर से नहीं, खुद से। राजवीर, आपको समझ में आया? इसमें एसेंट दिया था मम्मी ने, ऐसा नहीं है। मम्मी क्यों एसेंट नहीं देंगी? मम्मी तो खुश है, रहमान हम बाहर नहीं जाएंगे। किशन ऐसा प्रपोजल ही नहीं डालेगा, मम्मी बहुत दूर आते हैं वहाँ पे। क्लियर है सबको ये बात? अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप मुझे बताना वो वैलिड ऑफर है या नहीं है। आपका नाम क्या है? ऋषभ। सही स्पेलिंग है ऋषभ? क्या? गुरमन? गुरमन की गर्लफ्रेंड है? ठीक है, बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, चिंता मत करिए। चलिए, ऋषभ ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी। मुझे बताइए ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? वैलिड ऑफर है या नहीं है बताइए? नहीं है? कितने लोग को लग रहा है नहीं है? ऋषभ को खुद से ही लग रहा है मैम मैं ऐसा ऑफर दूंगा ही नहीं। ऋषभ और लास्ट में आपका नाम क्या है? आकिब। इन दोनों को लग रहा है ये वैलिड ऑफर नहीं है। बाकी है या नहीं है? कितने लोग को लग रहा है वैलिड ऑफर है? अब जितने लोग को लग रहा है वैलिड ऑफर है, मुझे बताइए ऑफरर कौन है? ऑफरी कौन है?
कौन है? क्या ऋषभ ने प्रपोजल डाला? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग? टू डू समथिंग। क्या वो गर्लफ्रेंड का एसेंट चाहता है? तो ये वैलिड ऑफर कहां से नहीं है? गर्लफ्रेंड एसेंट देगी तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। क्या बन जाएगा? मैंने एक्सेप्टेंस के लिए तो पूछा ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछ रही थी ये वैलिड ऑफर है या नहीं है। आकिब क्लियर? ऋषभ, मुझे पता है अंदर से तुम ये नहीं चाहते थे, ठीक है। मैं तुमसे शादी करूंगा, ये ऑफर है या नहीं है? क्यों? ये स्टेटमेंट है मैम, हमने उससे पूछा ही, हमने तो बता दिया कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। असेंट लेते तब ये ऑफर होता, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। क्लियर है ये बात? अब और एक क्लासिक मूवी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस बार गुरमन को लेते, करेक्ट। मुझे बताओ ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? ऐसे दिल से नहीं, लॉ की नजरों में बताओ वैलिड ऑफर है या नहीं है? पर गुरमन सुनाएगा तो मुझे लगता है बेटर लगेगा, नहीं? सुनाइए गुरमन प्लीज, क्या लिखा है? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो मुझे बताओ ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऑफर में कंडीशन हो सकता है। बोला ना, ध्यान से सुनिएगा, आप सब गुरमन के फ्लो में बह गए, मैंने बोला था ये ट्रिकी है। एक्सेप्टेंस में तो प्रॉमिस में आएगा, मैंने तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं उठाया। सुसाइड तो जान देने में आपको क्या है? वो जान दे रहा है, आप थोड़ी जान दे रहे हैं। हाँ आपने अच्छा बोला, क्या बोला? हाँ, हम उसको अनबायस्ड असेंट का मौका नहीं दे रहे, हम उसको फोर्सफुली असेंट ले रहे हैं उसका। हम उस पर क्या दबाव डाल रहे हैं? अगर उसने मना किया तो हम जान दे देंगे, बेचारी अब सोच रही है मेरे पे क्राइम केस हो जाएगा, तो क्या हम उसको फुल्ली फ्री असेंट देने का मौका दे रहे हैं? ऑफरर है, ऑफरी भी है, क्वेश्चन भी है, एसेंट भी है, बट एसेंट फ्री नहीं है। एसेंट पे आपने एक फोर्स लगा रखा है, इसीलिए वैलिड ऑफर नहीं है। क्लियर है ये बात? प्लीज ऑफर के चारों लाइन फिर से पढ़िए। सबसे पहला, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज, वन पर्सन कौन है? कौन है? नेक्स्ट, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। नेक्स्ट, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट, मतलब हम उसका थम्स अप चाहते हैं। लास्टली, सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, आगे इज सेट टू मेक अ प्रपोजल स्लैश ऑफर। क्लियर है? याद रहेगा? गुरमन आपको याद रहेंगे एग्जाम में, ऋषभ याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट यहां पे क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। आपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टाइप्स, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं। कितने टाइप्स लिखे हैं? कौन कौन से?
वापस, सबसे पहले किस पे बात करेंगे? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का जैसा नाम है उसका काम भी बिल्कुल वही है। जनरल ऑफर इज नॉट मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। मतलब यहाँ पे ऑफरर तो एक सिंगल फिक्स्ड पर्सन है, बट यहाँ पे ऑफर ही कोई भी और हो सकता है। आपने घड़ी डिटर्जेंट का टैगलाइन सुना है? बहुत टीवी देखते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? मतलब क्या घड़ी डिटर्जेंट आपको बोल रहा है आप हमारा प्रोडक्ट पहले यूज करिए, आपको समझ में आए तभी आप ये प्रोडक्ट खरीदिए। तो इसके लिए घड़ी डिटर्जेंट ने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड छपवाया। उन्होंने ऐड छपवाया कि जितने भी लोग हैं वो एक काम कर सकते हैं, हमारा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करके अपने घर पे किसी भी वाइट कपड़े को धो सकते हैं, और अगर वाइट कपड़े पे एक छोटा सा भी दाग रह गया तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। समझ में आया क्या बोला उन्होंने? बोला ये डिटर्जेंट यूज करो, अपने घर के वाइट कपड़े जो है धो, और अगर एक छोटा सा भी दाग रह गया तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। ये क्या था? उनकी तरफ से एक एडवर्टीजमेंट टूल था कि जिसके घर पे कुछ भी दाग नहीं निकलेगा वो तो सोचेगा घड़ी डिटर्जेंट सबसे बेस्ट है, अब मैं वही लाना स्टार्ट करूंगा। तो उन्होंने ये एड जो है न्यूज़पेपर में छपवा दिया। अब आकिब जो है उनको वाइट पहनना बहुत पसंद है, हर रोज़ बस ये फाउंडेशन की क्लास में वाइट पहन के आ जाते हैं। और आपको पता है कैलकाटा में पोल्यूशन है, मेट्रो में धक्कम धुक्की होती है, कोई ऐसे देता है कुछ वैसे देता है, तो इंसान गिरना इज़ वेरी नॉर्मल। तो उनके वाइट कपड़े हर रोज़ गंदे हो जाते हैं। अब उन्होंने सोचा घर पे जाके ये एडवर्टीजमेंट देख के कि आज हम घड़ी डिटर्जेंट से कपड़ा धोएगा। उन्होंने धोया, धोने के बाद सोचो क्या हुआ, दाग रह गया। नहीं रहा, नहीं दाग रह गया। अब दाग रह गया तो आकिब ने सोचा अच्छा है भाई, दाग रह गया तो 1,00,000 रुपया मिलेगा। वो गया घड़ी डिटर्जेंट वालों के पास और उसने बोला देखिए आपने ऐसा क्लेम किया था और आपकी डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद भी ये दाग रह गया। घड़ी डिटर्जेंट वाले बोल रहे हैं हमारा तो ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट टूल था, हमने ऐसा कुछ ऑफर जैसा नहीं किया था, और चलो ऑफर किया भी था तो आपने तो हमें आके बताया नहीं कि आप हमारा ये ऑफर इस्तेमाल करने वाले या आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम आपको क्यों कॉम्पनसेशन दे। मुझे बताओ घड़ी डिटर्जेंट वाले सही है या आकिब सही है? कितने लोग बोल रहे हैं घड़ी डिटर्जेंट वाले लोग सही है? कितने लोग बोल रहे हैं आकिब सही है? आकिब खुद बोल रहा है घड़ी डिटर्जेंट सही है। आकिब सही है, और किसी है? और कोई नहीं सही है? किसी को लगा? कुछ कुछ लोग थे जिन दोनों में ही हाथ नहीं उठाया, तो उनके हिसाब से कोई भी सही नहीं था क्या? तो घड़ी डिटर्जेंट ने ऐड कहाँ दिया था? क्या ऐड दिया था? यू कैन यूज आर डिटर्जेंट एंड अगर एक छोटा सा स्पॉट भी रह गया तो आपको क्या देंगे? 1,00,000 रुपए देंगे। जनरल ऑफर ऐसा ही होता है। जनरल ऑफर में आप एक्सेप्टेंस जाके कंपनी को बताते नहीं हो, जैसे ही आप उस ऑफर पे एक्ट करते हो हम उसको एक्सेप्टेंस मान लेते हैं। आज आकिब चाहता तो रिन से भी कपड़े धो सकता था, सर्फ एक्सेल से भी कपड़े धो सकता था, फेस वॉश से भी कपड़े धो सकता था, जो उसका मन चाहता, बट इस ऑफर को देखने के बाद ही उसने घड़ी डिटर्जेंट से कपड़े धोए ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ आकिब हैज एक्टेड ऑन द ऑफर? अगर ऑफर नहीं होता तो वो घड़ी डिटर्जेंट यूज नहीं करता, कुछ और डिटर्जेंट यूज करता। तो जब आप ऑफर पे एक्ट करते हो तो इट यूजुअली सिग्निफाइज योर एक्सेप्टेंस। साथ ही साथ कंपनी जब भी न्यूज़पेपर पे ऐड देती है, कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट टूल था, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप हमारा डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अगर छोटा सा भी दाग रह गया तो हम आपको पैसे देंगे। तो आप ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर्स को कि हमारा डिटर्जेंट यूज़ करिए और ये ट्राई करिए। तो यहाँ पे घड़ी डिटर्जेंट वाले जो हैं वो गलत है, आकिब सही है। ना ये एडवर्टीजमेंट था, ये एक जनरल ऑफर था टू द पब्लिक। और दूसरा, आकिब ने जैसे ही कपड़े डिटर्जेंट से धोए, इट इज सेड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। क्लियर है ये बात? ऐसा ही केस ना 1893 में हुआ था और इस फेमस केस लॉ का नाम है
क्या लिखा है? कार्लिल वर्सेस कार्बिल स्मोक बॉल कंपनी। आप जब इवेंट्स पे जाते हैं, आपने देखा है अचानक से ऐसा धुआं धुआं हो जाता है, देखा है आपने? शादी वादी में ऐसा जब एंट्री हो रही होती है तो अचानक से आसपास में धुआं हो जाता है, तो वो क्रिएट होता है थ्रू द स्मोक बॉल। अब आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जब धुआं होता है आपको सिर्फ ब्लर दिखता है, आपको खांसी सर्दी नहीं होती। पर 1893 में ये नया नया आया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, स्मोक बॉल इंट्रोड्यूस तो कर देते थे पर उससे बहुत खांसी सर्दी हो जाती थी। तो कार्बिल स्मोक बॉल कंपनी ने एक नया स्मोक बॉल इन्वेंट किया था और उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि हमारा स्मोक बॉल जो है आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाए, मतलब खांसी सर्दी हो जाए, तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अब कार्लिल जो थी उन्होंने स्मोक बॉल यूज़ किया और स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद 1 हफ्ते में ही उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, मतलब खांसी सर्दी हो गई। तो वो कार्बिल स्मोक बॉल कंपनी के पास गई और अपना पैसा मांगा। तब कार्बिल स्मोक बॉल कंपनी ने कहा हमने तो सिर्फ एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट किया था, हमने कोई ऑफर नहीं दिया था, साथ साथ में आपने हमें आके तो नहीं बताया, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर मुझे बताओ क्या यहाँ पे कार्बिल स्मोक बॉल कंपनी सही है? कौन जीतेगा? कार्लिल, क्योंकि जैसे ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था, दैट इज मेंट कि उन्होंने एक जनरल ऑफर दिया था। और अगर कार्लिल चाहती तो दूसरे स्मोक बॉल कंपनी का भी तो स्मोक बॉल ले सकती थी ना, उन्होंने कार्बिल का ही क्यों लिया? बिकॉज शी सॉ दिस ऑफर एंड शी वॉन्टेड टू एक्ट अपॉन दिस ऑफर। क्लियर है ये बात सबको? अभी मुझे बताओ क्या ये ऑफर हमेशा के लिए चलते रहता है क्या? ये जो ऑफर्स है ये हमेशा के लिए चलते रहते हैं क्या? या तो जो कंपनी है वो एक फिक्स डेट दे देती है कि इस दिन हम ये ऑफर हटा देंगे, या कई बार ना ऑफर खुद से क्लोज हो जाता है। कैसे क्लोज होता है? आपका नाम क्या है? सपोज मोमिता के पास एक टॉमी है, उनको अपना टॉमी बहुत अच्छा लगता है और अभी टॉमी खो गया है। टॉमी कौन हुआ? बिल्कुल हस्बैंड नहीं समझना, टॉमी कौन हुआ? उनका डॉगी। वो डॉगी खो गया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवाए कि जो भी मेरे डॉगी को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपये दूंगी। अब सपोज एक जन उनके डॉगी को ढूंढ लाता है और मोमिता उनको 10,000 रुपये भी दे देती है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ऑफर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया? क्योंकि जो डॉगी का ढूंढने का ऑफर था वो तो मिल गया, अब तो ऑफर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो कई बार कंपनीज जो है वो ऑफर खुद से ले लेती है, कई बार ऐसा होता है कि ऑफर ऑटो क्लोज हो जाता है। क्लियर है ये बात? प्लीज तीनों लाइन पढ़िए। इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। क्या मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रही हूं? मैं पब्लिक को इन्वाइट कर रही हूं, जो भी ऑफर ही बनना चाहे वो बन सकता है। आगे anyone can accept। क्या मैंने बोला सिर्फ मोमिता एक्सेप्ट कर पाएगी? आकिब नहीं कर पाएगा, ऋषभ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला मैंने? जो चाहे वो कर सकता है। आगे जोर से, एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। डिजायर्ड एक्ट मतलब जैसा ऑफर में कहा है उस पे एक्ट अपॉन करना। नेक्स्ट, क्योंकि उसके पास और पॉसिबिलिटीज भी थी, वो चाहता तो वो कोई और कंपनी में जा सकता था, बट उसने आपकी कंपनी क्यों चूज की? सीइंग द ऑफर। तो जैसे ही मैंने उस ऑफर पे एक्ट किया, इट इज मेंट दैट आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। थर्ड, रिट्रैक्टेड और विड्रॉन मतलब अगर मैंने अपना ऑफर या तो वापस ले लिया, अगर नहीं लिया तो इट इज सेड दैट इट इज एन ओपन ऑफर, अभी भी जाके कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है सबको ये बातें? कुछ कंफ्यूजन जनरल ऑफर में? ऑल गुड? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्या है? नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ऑफरर तो फिक्स्ड पहले भी था मैम, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे हम ऑफरी को भी फिक्स्ड कर देते हैं। मतलब हम पब्लिक एट लार्ज को ऑफर नहीं देंगे, एक ही बंदे को ऑफर देंगे। अब जिसका आप सबको इंतजार था, योर फेवरेट एग्जाम्पल, मुझे बताओ किशन की सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होगी या मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होगी? बिल्कुल
किशन की कितनी गर्लफ्रेंड है? अभी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करना क्या मुश्किल है? मैम बहुत लोग तो एक से ही थक जाते हैं, किशन चार को मैनेज कर रहा है। तो किशन ने क्या कर रहा है, व्हाट्सएप में उसने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट कर रखा है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है, अभी जैसे वो रात को लिखते हैं गुड नाइट, तो वो सबको इंडिविजुअली चला जाता है, तो वैसा उसने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करके रखा है। अभी किशन फिलहाल कहाँ पे, कोलकाता में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो उसने स्पेसिफिकली इस ग्रुप में मेंशन किया, विल यू कम ऑन अ डेट विथ मी स्नेहा। सपोज कोलकाता वाली का नाम है स्नेहा, उसने स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया स्नेहा, बट उसकी आदत है ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजने की, तो उसने ब्रॉडकास्ट में भेज दिया। अभी जो गर्लफ्रेंड्स थी वो भी बहुत गेली थी, उन्होंने स्नेहा के बारे में पूछा नहीं। अभी हुआ क्या कि एक्सेप्ट किसको करना था, इसको किसने कर लिया? मैं बोला ना गर्लफ्रेंड्स थोड़ी सी पागल थी। लेट्स सपोज दिल्ली वाली का नाम है रिया, चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? किशन ने किसको स्पेसिफिकली ऑफर दिया था डेट पे आने का? एक्सेप्ट किसने किया? चलेगा क्या ऐसा? अगर जिसको आप ऑफर कर रहे हो स्पेसिफिक ऑफर में, उसी से आपको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, किसी और से नहीं। क्लियर है? पर किशन बीइंग किशन वो रिया के साथ ही डेट पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने लास्ट डे आपको नवीन क्लासेस और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था। नवीन क्लासेस आपको CA में कोचिंग क्लासेस दे रहा है, और आपने क्या किया, जब फॉर्म पे साइन किया या पैसे भरे, आपने उसको एक्सेप्ट किया। आपको क्या मिल रहा था? सर्विसेज। नवीन क्लासेस को क्या मिल रहा था? क्लियर है? ये बात मैंने समझाया था। अब इसके साथ साथ ना एक और ऑफर क्रिएट होता है। ये ऑफर आप देते हो टीचर्स को। जब आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो क्या आप उससे पूछते हो उससे पहले कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा, उस टीचर के क्वालिफिकेशंस क्या है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है? ये सब पूछते हो कि ऐसे ही अंधाधुंध जो मिल रहा है ले लो? देखते हो कि कौन टीचर पढ़ाएगा क्या है? तो क्या मैं बोल रही हूँ, आपने स्पेसिफिकली ऑफर दिया है अविनाश सर को कि मैं अकाउंट्स आपसे ही पढ़ूंगा, यानी आपने मुझे स्पेसिफिकली ऑफर दिया है कि मैं लॉ आपसे ही पढ़ूंगा, या इको के लिए आपने स्पेसिफिकली ऑफर दिया है कि आप संदीप सर से ही पढ़ेंगे। क्या मैं बोल सकती हूँ ऐसा? अब अकाउंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया विद द नेम कि हम अकाउंट्स अविनाश सर से पढ़ेंगे। ऑफर आपने किसको दिया? अविनाश सर को। अकाउंट्स का पहला क्लास था, यहाँ पे कोई और टीचर आ जाता है, चलेगा क्या? ऑफर आपने किया किसको था? एक्सेप्ट भी किसको करना चाहिए था? पर अगर कोई और एक्सेप्ट कर ले तो चलेगा क्या? तो क्या आप अपना कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ऑफर किसको दिया था? उनको एक्सेप्ट किसको करना था? कोई और एक्सेप्ट कर रहा है, वो गलत है। तो स्पेसिफिक ऑफर में जिसको आप ऑफर दे रहे हो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकते हो और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है ये बात? इस पे भी एक केस लॉ है। कौन से टाइम का है? इसमें कोई हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था क्या 1857 में? याद है? रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया था स्कूल में आपको? नहीं। आगे आप स्कूल से वापस फी रिफंड मांगिए। नेपाल से आप, तो आपको स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री नहीं पढ़ाता? ओ इंडिया का हिस्ट्री नहीं पढ़ाते आपको, नेपाल का हिस्ट्री पढ़ाते से? ओ माय गॉड। चलिए 1857 में केस हुआ था बोल्टन वर्सेस जोन्स का। अभी ये क्या था, तो लेट्स सपोज मिस्टर बी करके एक शॉपकीपर है और जोन्स थे उसके कस्टमर। अब ऐसा कहते हैं ना, बिजनेस में सिर्फ कंपनी का नाम नहीं चलता, जो बंदा बिजनेस चला रहा है एक्चुअली व्यवहार तो वही क्रिएट करता है। तो जोन्स और मिस्टर बी के अच्छे रिलेशंस थे। जोन्स जो है वो आराम से मिस्टर बी को ऑर्डर दे देता था, तो उसको पता था मिस्टर बी जो है वो सही रेट ही लगाएंगे, और कई बार मिस्टर बी जो है वो जोन्स को उधार भी दे देते
थे। अब हुआ क्या, कुछ दिनों पहले मिस्टर बी रिटायर हो गए और उन्होंने अपना बिजनेस किसको बेच दिया, बोल्टन को। जिस दिन बिजनेस बिका, क्या जोन्स को यह बात हमने बताया? वो अभी भी इस अजम्पशन पे है कि बिजनेस कौन चला रहा है, मिस्टर बी। तो उसने एक मेल ड्राफ्ट किया और मेल में लिखा, मिस्टर बी काइंडली सप्लाई अस दीज गुड्स एंड वी विल पे यू 20,000। बोल्टन ने देखा ऑर्डर आया है, उसने मिस्टर बी को इग्नोर किया और ऑर्डर सप्लाई कर दिया। जोन्स को जैसे ही पता चला ये ऑर्डर बोल्टन ने सप्लाई किया है, मिस्टर बी ने नहीं, तो वो उसने पैसे देने से रिफ्यूज कर दिया। मुझे बताइए जोन्स ये कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्यों कर सकता है? स्पेसिफिकली हमने ऑफर किसको दिया था, मिस्टर बी को। एक्सेप्ट भी किसको करना चाहिए था, मिस्टर बी को, पर एक्सेप्ट किसने कर लिया, बोल्टन ने। चलेगा क्या? प्लीज स्पेसिफिक ऑफर पढ़िए। When the offer is made to a specific or a certain person, मतलब यहाँ पे ऑफरर फिक्स्ड है। क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ऑफर ही भी फिक्स्ड है? आप एक फिक्स पर्सन को ही ऑफर कर रहे हो जिससे आप एक्सेप्टेंस चाहते हो। आगे, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट। क्या अविनाश सर को छोड़ के कोई और अकाउंट्स का एक्सेप्टेंस दे सकता है? क्यों? क्योंकि आपने अकाउंट्स के लिए किसको ऑफर दिया, अविनाश सर को ही दिया। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। जनरल और स्पेसिफिक ऑफर का मतलब समझ में आया। तीसरा टाइप का ऑफर कौन सा है? कौन सा है? क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर भेजते हैं। मतलब ए ने कुछ ऑफर दिया, बी ने भी उससे सिमिलर ऑफर ए को दिया, बट यहाँ पे कभी भी प्रॉमिस बनता नहीं है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ऑफर तो दिया पर किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया। लेट्स सपोज मिस्टर ए करके एक बंदा है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए को अपनी गाड़ी बेचनी है 40,000 में। मिस्टर बी की वाइफ को बता देता है कि मैं ऐसा गाड़ी सेल करने वाला हूं। इज मिस्टर बी इंटरेस्टेड टू परचेज? मिस्टर बी को भी गाड़ी खरीदनी है तो वो मिस्टर ए की वाइफ को बताते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। इज मिस्टर ए इंटरेस्टेड टू सेल? क्या मैं कह सकती हूँ दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया, पर क्या किसी ने भी एक्सेप्ट किया क्या? तो यहाँ पे दोनों बंदे एक दूसरे को ऑफर देते हैं जो सिमिलर होता है पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। या तो मिस्टर बी या मिस्टर ए के ऑफर पे एक्ट करेंगे या मिस्टर ए मिस्टर बी के ऑफर पे एक्ट करेंगे, तभी ये प्रॉमिस बनेगा। ये जनरली सबसे ज्यादा कहाँ होता था पता है? अभी हम जो शेयर मार्केट देते हैं दैट इज डीमटेरियलाइज, सब कुछ ऑनलाइन होता है। पर पहले मतलब अराउंड 2000s में शेयर्स की डीलिंग होती थी तो शेयर सर्टिफिकेट। तो सपोज मेरे पास 100 शेयर सर्टिफिकेट है रिलायंस के जो मुझे बेचने, तो मैंने बाजार में क्या किया, ऑफर दे दिया कि मुझे 100 शेयर जो है वो रिलायंस के बेचने। एक और बंदा है जिसको 100 शेयर खरीदने हैं, उसने भी ऑफर दे दिया मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ हम दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स दे दिया, पर क्या हम दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक्सेप्ट किया है? जब जो बंदा एक्सेप्ट करेगा तभी प्रॉमिस होगा, वरना प्रॉमिस नहीं होगा। तो क्रॉस ऑफर्स में कभी भी प्रॉमिस नहीं होता। जब एक बंदा उस ऑफर पे एक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तभी वो प्रॉमिस बनता है। क्लियर है ये बात? मुझे बताओ आज के ज़माने में ये सब होना पॉसिबल है क्या? आज के ज़माने पे वी आर वेरी क्विक। मेल आता है उसको फटक से रीड कर सकते हैं, व्हाट्सएप आता है उसको फटक से रीड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। बट मुझे बताओ पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का मीडियम क्या था? पोस्ट कार्ड्स या फिर चिट्ठी। ये 1-2 दिन में पहुंच जाते थे क्या? टाइम लगता था। तो ऐसा हो सकता है ना, मिस्टर ए ने चिट्ठी डाली, अब उसको पहुंचने में 7 दिन है, उसके बीच में अचानक से मिस्टर बी ने भी चिट्ठी डाली, तब क्रॉस ऑफर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब भी कम्युनिकेशन गैप होगा क्रॉस ऑफर के चांसेस ज्यादा होंगे, जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो क्रॉस ऑफर के चांसेस कम होते हैं। क्या क्रॉस ऑफर से कभी भी प्रॉमिस बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता? दोनों बंदे ने ऑफर दिया पर किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं किया। प्लीज रीड करिए।
कंस्ट्रूड मतलब इंटरप्रेटेड, मतलब ऐसा नहीं समझा जा सकता कि दूसरे बंदे ने ऑफर दिया तो हम उसको एक्सेप्टेंस मान ले, क्योंकि दूसरा बंदा भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, वो भी सिर्फ ऑफर ही दे रहा है। तो क्या कभी भी क्रॉस ऑफर में प्रॉमिस बन पाएगा? कभी भी क्रॉस ऑफर में प्रॉमिस बन पाएगा क्या? जब प्रॉमिस नहीं बनेगा तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों बंदे एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं पर किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। क्लियर है ये बात? फोर्थ ऑफर का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? काउंटर ऑफर। ये क्या होता है? ऑफर के बदले ऑफर नहीं, काउंटर पे ऑफर नहीं, ऑफर के बदले ऑफर को हम कहते हैं काउंटर ऑफर। मतलब मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने उसी ऑफर के टर्म्स चेंज करके फिर से मुझे ऑफर दिया। ध्यान से सुनिएगा, काउंटर और क्रॉस ऑफर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्रॉस ऑफर में हम दोनों एक दूसरे को सिमिलर ऑफर दे रहे हैं, काउंटर ऑफर में मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने उस ऑफर के टर्म्स चेंज किए और फिर मुझे दोबारा ऑफर दिया, दैट इज काउंटर ऑफर। इसका एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हैं। करेक्ट, मम्मी के साथ सब्जी बाजार जाना, हाँ वेजिटेबल मार्केट, और अगर कुछ बहुत ही रईस घर वाले तो वो तो जेप्टो से ऑर्डर कर लेते होंगे, बाद बाकी जो है वो सब्जी बाजार जाते होंगे। तो अगर आप अपनी मम्मी के साथ कभी भी सब्जी बाजार गए हो, मुझे बताओ अगर सब्जी वाले ने एक बार बोल दिया कि वेजिटेबल का प्राइस ये है, तो क्या आपकी मम्मी एक बार में ले लेती है क्या? अगर सब्जी वाले ने बोल दिया आज लौकी 40 रुपए, तो क्या आपकी मम्मी ले लेती है क्या? मम्मी बार्गेन करती रहती है। तो सपोज सब्जी वाले ने बोला लौकी 40 है, मम्मी क्या बोलेगी? 10। फ्री में ले जाओ, सब्जी वाला बोलेगा 30 लेते हैं, 30 इज अ रीजनेबल। तो मम्मी ने क्या किया? दोबारा सब्जी वाले को ऑफर दिया। पहले सब्जी वाले ने ऑफर दिया था कि लौकी 40 में ले जाइए, मम्मी एक्सेप्ट कर लेती, काम खत्म हो जाता। पर क्या मम्मी एक बार में एक्सेप्ट कर रही है? मम्मी उसको दोबारा ऑफर दे रही है कि मैं तो लौकी 30 में लेके जाऊंगी, तुम्हें देना है दो वरना मत दो। आपने एस्प्लैनेड में या दिल्ली में सरोजनी मार्केट में ये सब में लड़कियों को देखा है कभी? वीडियोस ये सब देखा है कुछ? वहाँ पे इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर अगर शॉपकीपर 100 बोल दे और लड़की 100 दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शॉपकीपर ने 100 बोला है तो लड़की 50 बोलेगी, तभी वो कपड़ा घर लेके जाएगी, वरना वो नहीं लेके जाएगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ शॉपकीपर पहले ऑफर दे रहा है कि आप 100 रुपए में ये कपड़ा ले जाओ, पर लड़की क्या बोल रही है? मैं तुम्हें दूसरा ऑफर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं ये कपड़ा 50 रुपए में लेके जाऊंगी, तुम्हें एक्सेप्टेड है तो तुम दो वरना मत दो। तो काउंटर ऑफर में आप सिमिलर ऑफर नहीं देते, ऑफर के बदले ऑफर देते हो विद द चेंज टर्म्स। मुझे बताओ यहां पे भी एक्सेप्टेंस होता है क्या? यहां पे भी एक्सेप्टेंस होता है क्या? फर्स्ट स्टेज पे एक्सेप्टेंस नहीं होता, क्योंकि ऑफर के बदले आपने ऑफर दे दिया। अब अगर दूसरे वाले ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है तब तो प्रॉमिस बनता है, वरना प्रॉमिस नहीं बनता। तो काउंटर ऑफर में भी कभी भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, क्योंकि एक ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, उसके बदले दूसरा ऑफर ही आ रहा है। क्लियर है ये बात सबको? प्लीज पढ़िए एक बार। ऑफर, ऑफरी ऑफर्स क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस। मुझे ये नहीं ये चाहिए, हम अपना कंडीशंस चेंज करके एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? तब उसको क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर? क्रॉस या काउंटर? याद रहेगा, क्रॉस ऑफर में टर्म्स वर सिमिलर, काउंटर में टर्म्स आर मॉडिफाइड यानी चेंज्ड। क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है? क्यों? क्योंकि ऑफर के बदले क्या आता है? एक्सेप्टेंस आता है। क्या? दोबारा ऑफर ही आता है। क्लियर है ये बात सबको? प्लीज रीड करिए एक बार यहां तक जितने भी ऑफर्स है। दूसरा, अब जो मम्मी ने ऑफर दिया, अगर सब्जी वाला वो एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, वरना सब्जी वाला भी अपना कोड देगा तो वो नेक्स्ट काउंटर ऑफर बनेगा।
कोई भी ऑफर में कंफ्यूजन है प्लीज़ बताइए. इवन द लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव कंफ्यूजन इन एनी ऑफर. राजवीर, जो हम ऑफ़र किसी को भी दे रहे थे दैट वाज जनरल ऑफ़र. जब हम ऑफ़र स्पेसिफिकली मम्मी को देंगे तब वो स्पेसिफिक ऑफ़र बन जाएगा. वर्तिका बोल रही है क्रॉस ऑफर फिर से समझाने. वर्तिका, क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं बट बोथ आर अनअवेयर अबाउट ईच अदर्स ऑफर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी की वाइफ को बताया. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वाइफ को बताया कि मुझे ये कार चाहिए या मुझे ये कार बेचना है. मिस्टर बी ने भी क्या किया, मिस्टर ए की वाइफ को बताया कि मुझे ये कार चाहिए या मुझे ये कार बेचना है. तो दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया पर अभी तक किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो अपने उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर. हाँ ईरा, जैसे मैंने कहा था कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑफर अल्टीमेटली तो आपका लैप्स ही हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं. शिखा, लिखने का टाइम मैं दूंगी, मैं लिखवा दूंगी, उसका चिंता मत करिए. ईरा ध्यान से सुनिए, जो ईरा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. जब मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था तो मैंने आपको बोला था, बबीता जी ने जब आंसर किया था कि इवन अ ईयर विल गो, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस वॉज इनवैलिड बोला था मैंने. अब जो यहाँ पे मम्मी ने प्राइस चेंज किया, काइंड ऑफ वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही था, पर उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलो या क्रॉस ऑफर बोलो या काउंटर ऑफर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, लैप्स. पहले में भी मैंने यही बोला था कि ऑफर हम वैलिड नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम उसको काउंटर ऑफर का नाम देके उसको इनवैलिड घोषित कर दे रहे हैं. क्लियर है ये बात? क्या कंफ्यूजन था समझ में? अच्छा कंफ्यूजन था, ये हो सकता है घर पे पढ़ते समय. कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही हो रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है काउंटर ऑफर में, पर मैंने बोला था कंडीशनल एक्सेप्टेंस में भी क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑफर लैप्स हो जा रहा है. ईरा, आपको समझ में आया? प्लीज बताइए. लास्ट टाइप का ऑफर कौन सा है? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस एक टाइम लिमिट तक लिमिटेड नहीं रहता. दिस एक्सेप्टेंस गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब अपने क्लास 6-7 में थे तो क्या अपने घर पे ट्यूशन टीचर अपने को पढ़ाने आता था? पढ़ाने आता था. अब जब वो पढ़ाने आता था तो सेशन के स्टार्ट में मम्मी उनसे बात करती थी कि मैं 6 सब्जेक्ट्स का या 8 सब्जेक्ट्स का आपको 4,000 या 5,000 दूंगी, ऐसा बात करती थी. आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने आएंगे या नहीं पढ़ाने आएंगे, 4 दिन पढ़ाने आएंगे या नहीं पढ़ाने आएंगे, कौन से दिन पढ़ाने आएंगे, ये सब मम्मी बात करती थी. पर मुझे बताओ, क्या मम्मी पूरे साल का पैसा उनको एक ही बार में दे देती थी क्या? हर महीने उनको पैसा देती थी? तो क्या मैं कह सकती हूँ मम्मी ने ऑफर तो एक बार किया, बट हर महीने जब वो हमें पढ़ाने आ रहे हैं और हर महीने जब वो पैसे ले रहे हैं तो ही और शी इज एक्सेप्टिंग द ऑफर. तो ऑफर उनको किया एक बार में, बट एक्सेप्ट वो टाइम पे टाइम कर रहे हैं. साथ साथ में क्या मम्मी के पास ऑप्शन है, जिस दिन उनको लगे कि भैया इनसे नहीं पढ़वाना है तो वो मना कर सकती है. मतलब ऑफरर के पास राइट होता है, जब उनको ये एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, कैंसिल करना है, तो वो कर सकते हैं. क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस एक बार में नहीं दे रहे, आप एक्सेप्टेंस बार बार दे रहे हो, और जब ऑफरर इसको रिवोक करेगा तब ये रिवोक हो जाएगा. आप लोग के स्कूल में लाइब्रेरी थी? कॉलेज में लाइब्रेरी होगी अभी. भवानीपुर का लाइब्रेरी इज वेरी बिग. अभी लाइब्रेरीज में ना कई बार सिस्टम होता था कि आप अनलिमिटेड बुक्स एक्सेस कर सकते हो, बट उसके बदले में आपको मंथली कुछ पैसे देने पड़ते थे. मुझे बताओ, आप जब मंथली पैसे दे रहे थे क्या पूरा ईयर का साथ में दे देते थे क्या?
हर महीने जा जाके देते थे। मतलब क्या मैं कह सकती हूँ हर महीने जो लाइब्रेरियन है वो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही थी, आपको बुक यूज करने दे रही थी और उसके बदले में पैसे ले रही थी। तो क्या एक्सेप्टेंस वन टाइम में हुआ या ओवर द टाइम हुआ? ओवर द टाइम, मतलब धीरे धीरे मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ। और जिस दिन आपको लगे भैया मुझे और बुक्स रीड नहीं करने, मुझे और बुक्स नहीं पढ़ने, आप वो ऑफर क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा ऑफर जिसका एक्सेप्टेंस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अपने कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। क्लियर है ये बात? पढ़िए प्लीज स्टैंडिंग ऑफर। डन। पहले जितना पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स लिखे। यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक हम लास्ट लिख के गए थे ना, अग्रीमेंट तक। यहाँ पे जो जो ऑफरी, ऑफरर, रिस्ट्रिक्ट, थम्स अप, ऑफर, ये सब आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। इन द मीन वाइल लाइव ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है उसमें, तो प्लीज़ बताइए।
लिख रहे हैं ये? कोई लिख रहे हैं अभी भी ये? डन, आगे बढ़ सकते हैं?
डन. एटीन 93. जिन भी बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा है, आई सेट द सोल्यूशन फर्स्ट डे ऑल्सो. ऐप ओपन करिए, आपको वहाँ पे दिखेगा. आगे बढ़े. कौन कौन अभी भी लिख रहा है?
डन। मैं ये यहाँ पे बना रही हूँ, आप ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अगर आपका हो गया है तो मैं ये जो पोस्ट-इट में लिख रही हूँ आप नेक्स्ट पेज में स्टिक करेंगे। बिसाइड नेक्स्ट क्रॉस ऑफर है ना, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्रॉस ऑफर है, तो यू स्टिक दिस पोस्ट-इट बिसाइड क्रॉस ऑफर। लिख लिया ना आपने बोल्टन एंड जोन्स?
आप इतना धीरे बात करते हैं कि पूरे क्लास को पता चलता है। अच्छा, कार्बोलिक बॉम्ब नहीं है, कार्बोलिक स्मोक बॉल है। बाप रे बाप। वर्तिका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, उसका डेट इज 1893। हाँ, आपने कुछ बोला था अभी। ईरा, अभी जब मैं एग्जाम्पल लिख रही थी, आप उसका एक और इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था, मैंने बोला था एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होना चाहिए तो प्रॉमिस फॉर्म नहीं होगा, बट यहाँ पे हम प्रॉमिस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ ऑफर की बात कर रहे हैं, और ऑफर में कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि दिस इज़ अ वैलिड ऑफर। प्रॉमिस तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, हम बोल ही रहे हैं ऑफर लैप्स हो गया है, बट ऑफर के तौर पे ये वैलिड है। लॉकी, लॉकी कहाँ, वेयर? लॉकी इज एक्चुअली 40 और समथिंग या महंगा होता है लॉकी, किसी को पता है? 40 का ही लॉकी, श्योर? कौन बोल रहा है आप? हाँ, अभी हो गया लॉकी झींगा, प्लीज़ नोट्स लिखिए। कद्दू इज पम्पकिन, करेक्ट। लॉकी इज बॉटल गॉड। एंड करेला इज बिटर गार्ड। कोंगला? ठीक है, हम ना एग्रीकल्चर की क्लास में ना फार्मिंग है, प्लीज़ यहाँ पे दे दीजिए। बट बट हमें तो घर पे यही सिखाया, कद्दू इज पम्पकिन। आपको जो मानना है मानिए।
आप सबको ड्रेसअप करने की ज़रूरत ही नहीं है हैलोवीन में। शिखा ऊपर जो था वहाँ पे वेयर के बाद लेटर्स लिखा हुआ था। दिखाई नहीं दे रहा। कोई फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दो। जो भी उसको नहीं दिख रहा है वो भेज दीजिए। इतना डिस्कशन, एक बेचारे ने वर्ड बोला, वो भी बेचारे ने सही बोला। हो गया है? हो गया है सबका लिख के? कोई अभी भी लिख रहा है? कॉपी पे लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, होमवर्क मैं भेज दूंगी ग्रुप में, आप लिख लीजिएगा फिर। क्रॉस ऑफर का है, पोस्टेड वाला काउंटर ऑफर का नीचे है। कल क्लास है नहीं, मंडे क्लास है क्या अपनी? ट्यूसडे है। ट्यूसडे वील कंप्लीट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और हो सकेगा तो वील ऑल्सो स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस। आज घर जाके प्लीज़ पढ़िएगा। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा, तो हो सकता है घर पे आपको कोई केस सिनेरियो में कोई मुश्किल है तो आज पढ़िएगा। अगर कोई भी आपको लग रहा है प्रॉब्लम है या डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला है ना आप सबको, तो व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, नहीं तो जब ट्यूसडे क्लास होगी तब हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये जो लिखा, क्यों आप नहीं लिख पाए? आप इतना बात करेंगे तो ऐसा ही होगा।